हेलो दोस्तों, नमस्कार। 1 मई 2021 के करंट अफेयर के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी ऐप एग्जाम गुरुजी ऐप से भी मिल जाएगी और इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एप्लीकेशन से आप एमपीपीएससी प्री के हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के नोट्स बुक कर सकते हैं। एमपीपीएससी प्री के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। एमपीपीएससी मेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो गई है, तो ये टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर आप कॉल कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि पीएम केयर फंड से कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी गई है और ये 1 लाख कंसंट्रेटर्स जो हैं खरीदे जाएंगे। दूसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है, तो ये 29 अप्रैल को। तीसरा प्रश्न है कि चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत इसमें 49वें स्थान पर है। चौथा प्रश्न है कि किस देश ने नए स्पेस स्टेशन के लिए पहला जो है मॉड्यूल लॉन्च किया है और ये चाइना के द्वारा किया गया है। पांचवा प्रश्न है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये डॉक्टर कृति करंत है। वहीं छठवां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा वित्त सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ये टीवी सोमनाथन नामित किए गए हैं। सातवां प्रश्न है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर कहाँ बनाया गया है, ये आईआईटी मद्रास में। और आठवां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किस संगठन के डिजिटल और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो ये G7। और नवा प्रश्न है कि संशोधित GNCT अधिनियम किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है, तो दिल्ली में। और 10वां प्रश्न है कि कहाँ स्थित सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का परीक्षण किया गया है, और ये बुधनी मध्य प्रदेश में ये संस्थान स्थित है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल वर्कर्स डे या इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, तो ये लेबर डे होगा, वर्कर्स डे नहीं, लेबर डे। और ये मनाया जाता है 1 मई को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में या मे डे मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको मनाने की शुरुआत हुई थी 1 मई 1886 को, जब अमेरिका में मजदूर यूनियनों ने हड़ताल कर दी थी, क्योंकि वहाँ पर उस समय लगभग 15 घंटे उनसे काम लिया जाता था। तो उन्होंने कहा था कि 8 घंटे से ज़्यादा उनसे काम ना लिया जाए, और इसी हड़ताल के दौरान पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई थी, कुछ मजदूरों की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद फिर ये 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत में मजदूर दिवस कब से मनाया जाता है, तो 1 मई 1930 से मनाया जाता है, जब चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। बात करें दूसरे प्रश्न की कि राष्ट्रीय मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस, देश भर के अंदर ये मिशन चलाया जा रहा है ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम माध्यम से, जिसके द्वारा पूरे प्रदेश के पूरे देशों में क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, जो कि मेडिकल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो राष्ट्रीय मिशन है, इसको गति प्रदान करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड किस सेना ने से शुरू किया है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, समुद्र सेतु तो समुद्री सेना कौन सी होती है, तो नौसेना होती है, यानी कि नेवी ने इसको शुरू किया है। ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो भारतीय नौसेना ने मौजूदा जो राष्ट्रीय मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, इसको चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, ताकि जो जरूरतमंद मरीज हैं, जरूरतमंद जिले हैं, वहां पर ऑक्सीजन जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। इसी को गति प्रदान करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड शुरू किया गया है, और इस मिशन के तहत जो तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर हैं, उनकी चिकित्सा उपकरणों की खेप युद्ध पोतों से लाई जाएगी। जैसे अलग अलग देशों से हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन क्रायोजेनिक कंटेनर लाए जाने हैं, क्योंकि इन्हीं कंटेनर्स के अंदर जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है, और चिकित्सा उपकरण लाने हैं। तो अब इन समुद्री हमारे जो युद्ध पोत हैं उनका यूज़ किया जाएगा। 2020 में नौसेना ने वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था, और उस समुद्र सेतु मिशन के तहत मालदीव, श्रीलंका और ईरान में जो भारत के लोग फंसे हुए थे, करीब 4000 भारतीय, इनको वापस लाया गया था। तो ये समुद्र सेतु द्वितीय है, इसमें ऑक्सीजन कंटेनर और दूसरे प्रकार के चिकित्सा उपकरण लाए जाएंगे विदेशों से भारत में। बात तीसरे प्रश्न की होगी कि 30 अप्रैल को किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का निधन हो गया है, यानी महान्यायवादी इनको कहा जाता है, और इनका निधन हो गया है सोली सोराबजी का, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है।
डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पूर्व अटॉर्नी जनरल और पद्म विभूषण से इनको सम्मानित भी किया जा चुका था। सोली सोराबजी, इनका कोविड संक्रमण के कारण निधन हो गया। 30 अप्रैल को इनका निधन हुआ है। ये 91 वर्ष के थे और विधि क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में काफ़ी लंबा करियर इनका रहा। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, राष्ट्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण पद पर भी ये रहे थे। और एक और जानकारी बता दूं, भारत के सबसे कम समय तक, याद रखिएगा, भारत के सबसे कम समय तक ये महान्यायवादी रहे। अच्छा, भारत के प्रथम महान्यायवादी आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रथम महान्यायवादी कौन थे भारत के। तो ये थे MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़। तो ये आपको नाम याद रखना है। और सबसे लंबे समय तक 1950 से 1963 तक ये जो है भारत के महान्यायवादी रहे थे। सर्वाधिक समय तक ये न्यायवादी रहे थे, सबसे लंबे समय तक, और पहले भी यही थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में श्रीमान के वेणुगोपाल है। कौन है? के वेणुगोपाल। तो ये आप याद रखेंगे कि वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल हैं वो के वेणुगोपाल हैं। आगे बढ़ेंगे। बात चौथे प्रश्न की होगी कि 30 अप्रैल को किस वरिष्ठ पत्रकार का निधन हो गया है, और इनका नाम था रोहित सरदाना, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आपको भी जब ये न्यूज़ सुनी होगी तो लग रहा होगा फेक न्यूज़ होगी। मैंने भी यही सोचा था फेक न्यूज़ होगी, क्योंकि काफ़ी जोशीले अंदाज में अपनी बात को कहते थे। हालांकि कई बार इनकी बातों से मैं पर्सनली इत्तेफाक नहीं रख पाता था, लेकिन सुनकर बड़ा दुख हुआ कि कोई इतनी यंग एज में चला जाए। तो मशहूर युवा टीवी पत्रकार रोहित सरदाना 30 मई को कोरोना विषाणु की चपेट में आ गए थे। उनका निधन हो गया है। और ये निधन हालांकि कोरोना के कारण नहीं हुआ है, उनको कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ा था, उसके कारण उनका निधन हुआ है। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आते थे और ये इन्होंने NT अवार्ड वेस्ट एंकर का जीता, ENBA अवार्ड जीता। इसके साथ साथ हिंदी पत्रकारिता में जो प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार है ये भी इनको मिल चुका था। वर्तमान में आज तक के साथ ये काम करते थे, उससे पहले ये दूसरे और न्यूज़ चैनल के साथ इन्होंने भी काम किया है। जी न्यूज़ वगैरह के साथ इनका लंबा सफ़र रहा है। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि 30 अप्रैल को कहाँ की प्रसिद्ध निशानेबाज दादी चंद्रो तोमर का निधन हो गया। तो ये कोरोना हमें एक के बाद एक झटके इस प्रकार से दे रहा है। दादी चंद्रो तोमर, सांड की आंख नाम की मूवी भी इनके ऊपर बनी थी, और ये थी बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो उत्तर प्रदेश में बागपत का विनोली क्षेत्र, वहाँ पर जोहड़ी गांव है, इस जोहड़ी गांव की निवासी थी, राज्य स्तरीय निशानेबाज थी चंद्रो तोमर। इनका 30 अप्रैल को निधन हो गया, कोरोना से संक्रमित थी और 89 वर्ष की इनकी आयु थी। चंद्रो तोमर ने इनकी देवरानी प्रकाशी तोमर के साथ सीनियर सिटीजन होने के बाद भी पहली बार बंदूक उठाई थी और इनका निशाना काफ़ी अचूक था। दोनों के ऊपर एक बायोपिक फिल्म बन चुकी थी, सांड की आंख, जिसमें तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर ने इनकी भूमिका निभाई थी। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि कौन सा देश सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के लिए विनियमन का मतलब याद रखिएगा रेगुलेशन, यानी कि नियम, कायदे, कानून, इसकी घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है, और ये बना है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है, जिसको आमतौर पर ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। सामान्यतः हम ब्रिटेन कह देते हैं, या और भी सामान्यतः इंग्लैंड कह देते हैं। हालांकि ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम तीनों अलग अलग चीज़ें, इसके बारे में आपको बताऊंगा भी। पहले ये जान लीजिए कि यूनाइटेड किंगडम ने कम गति पर, कितनी कम गति पर, करीब अभी जो रेगुलेशन बनाया है उसमें 37 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के लिए विनियमन यानी कि रेगुलेशंस बना दिए हैं, कानून बना दिया है, नियम बना दिए हैं। ऐसा इसकी घोषणा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और यूके सरकार सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के लिए एक हाईवे कोड बना रही है। वहाँ का जो परिवहन मंत्रालय है वो ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम यानी ALKS के साथ इसकी शुरुआत करेगा, और ALKS की जो गति सीमा होगी वो 37 मील, याद रखिएगा 37 किलोमीटर नहीं, सॉरी 37 मील प्रति घंटा होगी। और एक जो माइल होता है, मील जिसे कहते हैं, उसमें 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है 37 मील, तो एक माइल जो होता है। तो इसकी निर्धारित की जाएगी और ALKS स्वयं को एक लेन में चलाएगा, यानी कि ये जो वाहन होंगे वो एक ही लेन में चलेंगे और वहाँ पर 37 माइल पर आवर की स्पीड से ही चल पाएंगे। यूके सरकार के अनुसार ये प्रौद्योगिकी मानवीय त्रुटियों के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं
उसमें कमी लाएगी और ब्रिटेन में करीब 85% जो वाहन दुर्घटनाएं होती हैं वो मानवीय त्रुटियों के कारण होती है। कई बार ड्राइवर नींद में होते हैं, लंबे समय तक थके हुए होते हैं, ध्यान इधर उधर हो जाता है और इसके कारण हादसे हो जाते हैं। चलिए बात करेंगे हम ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम की। इसकी राजधानी जो है लंदन है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। देखिए, आप जब भी यूके सुनते हैं, यूनाइटेड किंगडम सुनते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम एक्चुअल में 4 देशों का एक समूह है। कौन कौन से ये 4 देश हैं? सबसे पहले तो आप देख लें कि इंग्लैंड है, दूसरा सबसे बड़ा स्कॉटलैंड है, तीसरा वेल्स है और चौथा नॉर्थ आयरलैंड है। ये आपको याद रखना है कि नॉर्थ आयरलैंड है। ये 4 देश हैं, ये 4 देश एक देश के अंतर्गत आते हैं, यूनाइटेड किंगडम। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे गेम्स की इंग्लैंड की अलग टीम होती है, जो क्रिकेट की टीम है वो यूके की टीम नहीं है, वो इंग्लैंड की टीम है। स्कॉटलैंड की भी कई सारे देश खेलों में अलग अलग टीम होती है। तो ये अलग अलग देश हैं, लेकिन एक देशों का परिसंघ है, मतलब मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत यहाँ की सरकारें सबकी अलग अलग हैं, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर एक देश को मान्यता दी हुई कि यूके एक देश है जिसके अंदर ये 4 देश हैं। ये आपको याद रखना है इनके बारे में। अब मैप में मैं आपको ब्रिटेन लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको ब्रिटेन जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको उत्तर पश्चिम में। भारत के उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये यूरोप है और ये ब्रिटेन वही देश है जिसने भारत पर राज किया। तो यहाँ पर आपको ये जो देश दिखाई दे रहा है यही यूनाइटेड किंगडम है। और यूनाइटेड किंगडम के झंडे को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो ब्लू और रेड कलर का है ये यूनियन जैक कहलाता है, राइट। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि जहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ये ग्लासगो वगैरह ये लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला हिस्सा स्कॉटलैंड है। ये नीचे वाला जहाँ पर लंदन लिखा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है सबसे नीचे वाला हिस्सा ये इंग्लैंड है। और ये जो लिवरपूल लिखा हुआ है ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पर ये कहलाता है वेल्स। और ये जो बेलफास्ट लिखा हुआ है यहाँ पर ये एरिया कहलाता है नॉर्थ आयरलैंड, आयरलैंड के पास में स्थित है। अब नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपको फ्रांस दिखाई देगा। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो है इंग्लिश चैनल है, जिसको तैरकर पार करने की आप बात सुनते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना योद्धा योजना फिर से शुरू कर दी है? और कोरोना योद्धा योजना शुरू करने वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना योद्धा योजना को फिर से शुरू कर दिया है और इस योजना के तहत अगर सरकारी कोई कर्मचारी हैं वो ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाते हैं तो उन स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों की सरकार जिम्मेदारी लेगी और उन परिवारों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल यहाँ की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ये राज्यपाल उत्तर प्रदेश की है, लेकिन मध्य प्रदेश का इनके पास अतिरिक्त प्रभार है। बात करें 8वें प्रश्न की कि किस राज्य सरकार को ड्रोन से टीके की डिलीवरी की अनुमति दे दी गई है? और ये अनुमति केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है तेलंगाना को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो तेलंगाना सरकार को जो है राज्य में कोविड-19 टीकों की डिलीवरी ड्रोन से करने के लिए सशर्त अनुमति दे दी गई है। जो भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय है और नागर विमानन महानिदेशालय है, इसने ड्रोन के इस्तेमाल संबंधी जो नियम हैं उनमें तेलंगाना सरकार को कुछ सशस्त्र छूटें दी हैं, उनके कुछ शर्तें होंगी, उनके अधीन ये छूट दी गई है। और इन नियमों के मुताबिक अभी तक देश में जो है ड्रोन से किसी भी प्रकार के पेलोड यानी कि सामान को ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन विशेष शर्तों के आधार पर तेलंगाना को ये अनुमति दी गई है। बात तेलंगाना की करें, भारत का सबसे नया राज्य 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को और राजधानी इसकी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन है। बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष बने हैं नीरज बजाज, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो बजाज ऑटो के ने नीरज बजाज को 1 मई 2021 से बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। और वाहन निर्माता जो राहुल बजाज हैं उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की भी घोषणा कर दी है। राहुल बजाज कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष थे जो 1972 के बाद से कंपनी के शीर्ष पद पर लगातार बने थे। बात 10वें प्रश्न की होगी कि बेंगलुरु की अध्यापिका का क्या नाम है जिन्होंने जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान जीता है? और ये इनका नाम है श्यामला गणेश, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जापान की सरकार ने बेंगलुरु
का एक स्कूल है, वहाँ पे जापानी भाषा पढ़ाने वाली शिक्षिका हैं श्यामला गणेश। इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। श्यामला क्या करती हैं? सेप्टू जेनिरियन संस्थान है, वहाँ पर एक जापानी शिक्षिका है, जापानी भाषा की शिक्षिका हैं। और आरटी नगर बेंगलुरु में इकाना के ओहरा स्कूल में भी ये काम करती हैं। श्यामला ने अपने पति गणेश के साथ 1983 में बेंगलुरु में एक जापानी भाषा स्कूल शुरू किया था। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला है, और इस फिल्म का नाम है नोमाड लैंड, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। और इस अवार्ड की इसकी जो निर्देशक हैं वो एक अश्वेत महिला हैं, और वो पहली ऐसी अश्वेत महिला बन गई हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अब आज के सवाल की बात करते हैं। आज का सवाल है कि ऊर्जा ट्रांजिशन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो कमेंट करके बताइएगा कि इसमें भारत का कौन सा स्थान है। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।